मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। मेरे दोस्त, ये आप हैं और आप बहुत जल्दी अमीर होना चाहते हैं, इसलिए आपने एक कंपनी का आगाज़ किया जिसका नाम है रॉकेट्स। और रॉकेट्स स्पेस में ज़ाहिर बात है रॉकेट्स भेजती है, तो आपने सोचा क्यों ना सबसे पहला रॉकेट मरीख पर भेजा जाए। मरीख पर रॉकेट जाने के लिए 6 महीने इस वक्त इस टेक्नोलॉजी के साथ दरकार हैं। आपने मरीख की तरफ निशाना लिया और रॉकेट को चला दिया, लेकिन जैसे जैसे रॉकेट मरीख की तरफ गया, मरीख 6 महीनों में आगे निकलता गया और आपका रॉकेट सीधा चला गया। पॉय पॉय। ये क्या हुआ? आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, आपने अपने चीफ इंजीनियर को सैक कर दिया, बाहर निकाल दिया और कहा, दुनिया का बेहतरीन इंजीनियर जो मरीख पर रॉकेट भेज सके मुझे ढूंढ के लाओ। आपकी सीक्रेट एजेंसी ने आपको बताया कि जी हाँ, ऐसा एक इंजीनियर दुनिया में मौजूद है, लेकिन इस वक्त वो एक सियासी जमात के जलसे पर भंगड़े डाल रहा है। आपने उस इंजीनियर को अगवा कराया और आपने कहा कि अगर तुमने रॉकेट मरीख पर ना भेजा तो ये तुम्हारा आखिरी भंगड़ा होगा। इंजीनियर ने आपको बताया कि मरीख पर रॉकेट भेजने के लिए आपको किसी ऐसे टूल की ज़रूरत है जो फ्यूचर में प्रिडिक्शंस दे सके। वो हमें बता सके कि 6 महीने के बाद मरीख कहाँ पर होगा। याद रखें कि यहाँ पर हमने ज़मीन को स्टेशनरी लिया है, लेकिन हकीकत में ज़मीन भी मूव कर रही है। तो हमारे पास 2 डिफरेंट किस्म की वेरिएशंस हैं। इंजीनियर ने आपको रॉकेट बना के दिया, आपने रॉकेट लॉन्च किया और रॉकेट वक्त के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज करता हुआ मरीख के ऊपर लैंड कर गया। आप बहुत ज़्यादा खुश हुए, पैसा भी बहुत आ गया। सोचा कि क्यों ना एक और कंपनी बनाई जाए और आपने एक मिसाइल कमांड कंपनी बना दी जो कि किसी भी जंगी जहाज़ को फ़ौरन मिसाइल के ज़रिए नीचे गिरा सकती थी। लेकिन इसमें एक मसला था और वो मसला ये था कि मरीख का पीरियोडिक मोशन होने की वजह से, उसका ऑर्बिट होने की वजह से हमें पता चल जाता है, हमें आसानी होती है कि हम ये चीज़ एस्टिमेट करें कि वो 6 महीने बाद कहाँ पर होगा। लेकिन जहाज़ पीरियोडिकली मूव नहीं करता, इसलिए उसमें रैंडमनेस बहुत ज़्यादा है और उसको प्रिडिक्ट करना कि वो 7 सेकंड के बाद 10 सेकंड के बाद कहाँ होगा बहुत ही मुश्किल होगा। आपने अपने इंजीनियर को फिर बुलाया, उसने आपको बताया कि वो वही टूल यूज़ करेगा, लेकिन ये मिसाइल आहिस्ता आहिस्ता खुद कैलकुलेशन करते हुए उस जगह पर पहुंच जाएगा जहां पर जहाज होगा। यानी कि ये मिसाइल भी फ्यूचर में देख रहा होगा। बादशाह बहुत ज़्यादा खुश हुआ और वो हैरान हुआ कि आखिर हम फ्यूचर में प्रिडिक्ट कैसे कर सकते हैं। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। हम चलते हैं इजिप्शियन सिविलाइजेशन में। इस वक्त दुनिया में बहुत सी सिविलाइजेशन सर उठा रही थी। इनमें इंडियन सिविलाइजेशन थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स हो रहा था और ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा काम हो रहा था। इसी तरीके से इजिप्शियंस भी ट्रिग्नोमेट्री पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे और उन्होंने सबसे पहले रेक्टेंगल का एरिया मालूम किया। फिर बारी आई ट्रायंगल की और इजिप्शियंस ने ट्रायंगल का एरिया भी मालूम किया। लेकिन आप सोचेंगे कि ट्रायंगल का एरिया मालूम करने से फ्यूचर प्रेडिक्शन का क्या ताल्लुक? ये अभी आपको चंद मिनट के बाद मालूम हो जाएगा। लेकिन अगर इजिप्शियंस ट्रायंगल और स्क्वायर्स का एरिया ना निकालते तो वो पिरामिड्स नहीं बना सकते थे। मसला हमें उस वक्त आया जब हमने कर्व सरफेसेस का एरिया और वॉल्यूम निकालने की कोशिश की, क्योंकि हम तो कोई भी ऐसा टूल नहीं जानते थे जिससे किसी सर्कल का एरिया निकाल सकें। तो सबसे पहले लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसका एरिया भी ट्रायंगल्स की मदद से निकाला जा सके, क्योंकि हमें ट्रायंगल का एरिया तो मालूम है। तो अगर किसी तरीके से सर्कल को ट्रायंगल में एस्टिमेट कर दिया जाए, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत से ट्रायंगल्स हमने बना दिए हैं और अगर इंडिविजुअल ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया जाए तो उसको सम किया जाए और हमारे पास सर्कल का एरिया आ जाएगा। आपको ये कॉन्सेप्ट इस तस्वीर में वाज़े तौर पर नज़र भी आ रहा है। लेकिन उसके बाद आया अर्शमीदस और अर्शमीदस ने पाई की वैल्यू निकालने की कोशिश की, उसने सर्कल का एरिया निकालने की कोशिश की और उन्होंने एक मेथड ऑफ एग्जॉशन दिया। इस मेथड में आप एक ट्रायंगल सर्कल के अंदर रख देते हैं, उसकी साइड्स जो हैं आपने बिल्कुल सर्कल की बाउंड्रीज के साथ टच करनी है और अब आहिस्ता आहिस्ता आपने इसकी एक साइड बढ़ाते रहना। यहाँ पर n3 है, अब आपने एक साइड बढ़ाई, ये स्क्वायर बन गया। तो आपके पास एक ज़्यादा अच्छा एस्टिमेट आ गया, क्योंकि अगर आप स्क्वायर का एरिया जानते हैं तो आप सर्कल का एरिया एस्टिमेट कर सकते हैं। फिर आपने एक साइड बढ़ा दी, फिर आपने साइड बढ़ा दी। आपकी जो ये ज्योमेट्रिक शेप है ये आहिस्ता आहिस्ता सर्कल की तरह की बनती जा रही है और इसलिए अगर हम इसका एरिया जान लेंगे तो हम सर्कल का एरिया करीब करीब जान लेंगे। आप इसी चीज़ को एनिमेशन के ज़रिए भी देख सकते हैं। तो देखें कि जैसे जैसे हम
साइड्स बढ़ा रहे हैं, हमारे पास इटरेशंस बढ़ रही हैं और हमारा एस्टिमेशन सर्कल का ज़्यादा अच्छा होता जा रहा है और हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। और फिर आए हमारे पास एक और साइंसदान जो कि एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, इनका नाम था जोहानस कपलर, जिन्होंने हमें केपलर्स लॉस भी दिए और इन्होंने 92 कर्व सरफेसेस का एरिया और वॉल्यूम निकाला, लेकिन यूज़ की ज्योमेट्री के ज़रिए इन्होंने इन मुश्किल सरफेसेस और स्ट्रक्चर्स का एरिया निकाला। लेकिन हमें तो ये मसला है कि हम ये चाहते हैं कि हम ऐसा एक फार्मूला लें जो हमें किसी भी कर्व पाथ का, किसी भी कर्व स्ट्रक्चर का एरिया दे दे। मसलन मेरे पास एक ऐसा फार्मूला है जो मेरे पास इस ग्राफ का एरिया दे दे। इस वक्त मैं एरिया मालूम करना चाहता हूँ x जहाँ पर 4 तक है, तो मेरे पास इस कर्व के नीचे नीचे जितनी जगह है इसका मुझे एरिया दे दे। लेकिन फिर उसी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए मैं x = 2 तक का एरिया भी निकाल सकूं, और ये काम ज्योमेट्री से नहीं हो सकता था। इसके लिए हमें डिकार्ड्स की मदद लेना पड़ेगी, क्योंकि डिकार्ड्स ने एक बहुत ही शानदार काम किया हमारी हिस्ट्री में। उन्होंने 1600 में हमें कार्टेशियन प्लेन बना के दिया। ये एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि ज्योमेट्री, जिसे हम शक्लों की ज़ुबान कहते हैं, और अलजबरा जिसे हम इक्वेशंस की ज़ुबान कहते हैं, इन दोनों के दरमियान ब्रिज का काम करता है। क्योंकि आप किसी भी इक्वेशन को आप प्लॉट कर सकते हैं और उसकी शक्ल देख सकते हैं। तो हमारे पास एक ऐसा कार्टेशियन प्लेन आ गया जिससे हम किसी चीज़ को ज्योमेट्री और अलजबरा दोनों में बार बार देख सकते हैं। इस चीज़ का फ़ायदा बहुत ज़्यादा साइंसदानों ने उठाया, जिनमें एक साइंसदान आइजैक न्यूटन थे। आइजैक न्यूटन जब भी सेब को ज़मीन पर गिरते हुए देखते थे, या चांद को ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाते हुए देखते थे, या किसी कॉमेट को सूरज के गिर्द घूमते देखते थे, तो वो देखते थे कि हर चीज़ मूव कर रही है, हर चीज़ चेंज हो रही है। तो चेंज की मेजरमेंट भी होनी चाहिए, और उसके लिए उन्होंने हमें एक टूल दिया जिसे हम डेरिवेटिव्स कहते हैं, जिस पर मैं मुकम्मल वीडियो बना चुका हूं जो कि आप मेरी लिस्ट में देख सकते हैं। और इस चीज़ को उन्होंने पब्लिश किया अपनी एक किताब जिसे हम मेथड ऑफ फ्लक्शंस कहते हैं। फ्लक्शंस का मतलब चेंज है, और उन्होंने हमें डेरिवेटिव के बारे में बताया। डेरिवेटिव के ज़रिए किसी भी कर्व को, किसी भी इक्वेशन को हम प्लॉट कर सकते हैं कार्टेशियन प्लेन में, और उसके बाद उस पर किसी भी पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज देख सकते हैं। याद रहे कि डेरिवेटिव किसी भी इंस्टेंटेनियस पॉइंट पर हमें रेट ऑफ चेंज देता है, किसी एक पॉइंट पर। तो आप देख सकते हैं कि जो स्लोप इस टेंजेंट की है उतना ही चेंज ज़्यादा है। अब यहाँ पर चेंज कम है, और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर को जाएंगे तो स्लोप ज़्यादा है, तो चेंज ज़्यादा है। इसी तरीके से हम बाकी कर्व्स की भी चेंज देख सकते हैं, उनके डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक कार को एक बम्पी रोड पर चलाया जाए, तो आप उसमें बैठे चेंज फील कर सकते हैं, क्योंकि जब आप ऊपर नीचे जाएंगे स्लोप चेंज होगी, आपको चेंज फील होगी। न्यूटन के साथ साथ एक जर्मन साइंटिस्ट लेबनीज, जिनका नाम हम अमूमन सुनते रहते हैं, वो भी कुछ इसी तरीके का काम कर रहे थे। उन्होंने भी कैलकुलस पर बहुत ज़्यादा काम किया, और उन्होंने सोचा कि वो अननोन चीज़ों को कैसे मेयर कर सकते हैं। तो उनके ख्याल में अननोन चीज़, जिस तरह ये कर्व है मेरे पास, इसका एरिया हमें नोन नहीं है, इसको मेजर करना है, लेकिन मेरे पास इन शक्लों के एरियाज नोन है। तो क्यों ना मैं इस कर्व को किसी तरीके से इन शक्लों में ले आऊँ, और अगर मैं इन शक्लों में ले आऊँ तो मैं इसका एरिया एस्टिमेट कर सकता हूँ। मसलन मुझे रेक्टेंगल का एरिया मालूम है, तो अगर इस कर्व की जगह मैं एक रेक्टेंगल रख दूँ, अब आपके पास ये रेक्टेंगल है, इसकी जो विड्थ है वो डेल्टा एक्स है, और इसकी जो हाइट है वो एफ ऑफ एक्स है। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? एफ ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स। लेकिन आप कहेंगे कि इसका एरिया और इस कर्व का एरिया तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। जी बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन ये बेसिक आइडिया है। अब इस पूरे कर्व को अगर मैं छोटे छोटे रेक्टेंगल्स के साथ भरना शुरू कर दूं, तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक बेहतर एस्टिमेशन आएगी। गोया कि इसमें अभी बहुत एरर है, आपको व्हाइट कलर के एरर्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप इन तमाम रेक्टेंगल्स के एरियाज को जमा कर दें तो आपको कुछ ना कुछ इस पूरे कर्व की शेप का एरिया मिल जाएगा। और इसको हमने सम के साथ जाहिर किया है। ये समेशन बता रहा है कि हमने इस तमाम रेक्टेंगल्स के सम को लेना है। जैसे जैसे मैं रेक्टेंगल्स की तादाद बढ़ाता जाऊंगा, मेरा एस्टिमेशन अच्छा होता जाएगा। अब आप देखें ये अच्छे तरीके से भर रहा है, ये पूरा का पूरा कर्व। तो जब मैं इन रेक्टेंगल्स की विड्थ को बहुत कम करता जाऊंगा, बहुत कम करता जाऊंगा,
तो मेरे पास जो डेल्टा एक्स है, जो इसकी विड्थ है, वो चेंज हो जाएगी डी ऑफ एक्स में। डी ऑफ एक्स का मतलब है बहुत माइनर चेंज। इसी तरीके से मेरे पास सुमेशन चेंज हो जाएगा एक सिंबल में जिसे हम इंटीग्रल कहते हैं, और इंटीग्रल वहां पर इस्तेमाल किया जाता है जहां पर कॉन्टिन्यूस चीजें आती हैं। तो अगर मैं इसको पेंट कर दूं अंदर से लाल रंग का, तो अब आप इसका एरिया इंटीग्रल के साथ निकाल सकते हैं। और ए और बी का मतलब यह है कि हमने दो पॉइंट्स के बीच में एरिया निकाल रहे हैं। अगर यहां पर ए और बी नहीं होगा तो ये जीरो से इन्फिनिटी होगा, यानी हम जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक तमाम चीज़ों का एरिया निकाल रहे हैं। तो मेरे पास आपको दिखाने के लिए ये तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एस्टिमेशन इतनी अच्छी नहीं है, हम एरिया बहुत अच्छा नहीं निकाल सकते इस कर्व के अंदर। लेकिन जैसे जैसे हम रेक्टेंगल्स की विड्थ को कम करते जाएंगे और उनकी तादाद को बढ़ाते जाएंगे, तो आप देखें कि अब आहिस्ता आहिस्ता इसका एरिया बहुत अच्छा एस्टिमेट हो रहा है। और यही काम हमारे पास एक टूल करता है जिसे हम इंटीग्रल कहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिए कि कैसे इसका एरिया हम बेहतर बना रहे हैं, उसका एस्टिमेट अच्छा ले रहे हैं जब हम रेक्टेंगल्स की तादाद बढ़ाते जा रहे हैं और उसका विड्थ कम होती जा रही है। तो अब इस कर्व जो एक्स स्क्वायर का कर्व है उसका एरिया आप देख सकते हैं, इन सबको ऐड कर लें, आपको एरिया मालूम हो जाएगा। तो इंटीग्रल हमारे पास एरिया अंडर द कर्व देता है। अगर आप किसी भी कर्व का, किसी भी इक्वेशन का इंटीग्रल ले रहे हैं तो वो आपको उस इक्वेशन को अगर आप प्लॉट करें तो उसके अंडर जो एरिया होगा वो देगा। मैं आपको यहाँ पर यह भी बताता जाऊँ कि जब किसी भी फंक्शन का, मतलब मेरे पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, अगर आपने इसका इंटीग्रेशन की, इंटीग्रल लिया, तो आपके पास जो जवाब आएगा वो 1/3x³ प्लस सी आएगा। ये सी हम क्यों लगाते हैं, इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव को रिवर्सल फंक्शन समझा जाता है। मतलब ये कि अगर मेरे पास एक फंक्शन है 1/3x³ प्लस 4, जो कि आपको यहाँ पर तस्वीर नज़र आ रही है, तो अब अगर मैंने इसका डेरिवेटिव लिया तो वो आएगा एक्स स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर है, लेकिन 4 की इंफॉर्मेशन यहाँ पर गायब होगी। मेरे पास डीसी फैक्टर या 4 की इंफॉर्मेशन नहीं आई। और जब मैं इसका दोबारा इंटीग्रल लूंगा तो मेरे पास आएगा 1/3x³ प्लस सी। सी इसीलिए लगाते हैं क्योंकि पहले एक्शन में हमारे पास ये इंफॉर्मेशन हम इसे लूज कर चुके होते हैं, हमारे पास नंबर्स की इंफॉर्मेशन खत्म हो जाती है जब भी हम डेरिवेटिव लेते हैं। तो जब हम वापस जाते हैं तो हमारे पास ये नंबर की इंफॉर्मेशन नहीं होती, इसलिए हम सी लगा देते हैं, जिसका मतलब है कि यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ पर 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4। इसका मतलब ये कि ये कर्व यहाँ पर भी हो सकता है, और अगर मैं 1 डाल दूं तो ये कर्व ऊपर चला जाएगा, 2 3 ऊपर भी शिफ्ट हो सकता है, नीचे भी शिफ्ट हो सकता है। इसका मतलब ये है कि हम जब भी डेरिवेटिव लेते हैं तो इंफॉर्मेशन हम लूज करते हैं। ये बहुत अहम पॉइंट है, इसलिए हर जगह पर डेरिवेटिव लेना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन इसके साथ साथ इंटीग्रल आपको एक और इंफॉर्मेशन देता है और वो है प्रिडिक्शन। ये फ्यूचर के बारे में या पास्ट के बारे में आपको बताता है। मसलन अगर आपका एक रॉकेट है और उसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से बढ़ रही है, तो अगली स्पीड क्या होगी, आप इसकी प्रिडिक्शन कुछ ना कुछ कर सकते हैं इस पैटर्न को देखकर। इसी तरीके से डेरिवेटिव्स हमें किसी पॉइंट पर चेंज दिखाता है स्पीड में। तो डेरिवेटिव किसी एक पॉइंट की बात कर रहा होता है, जबकि इंटीग्रल हमें फ्यूचर और पास्ट के बारे में बता रहा होता है, क्योंकि वो एरिया अंडर द कर्व देता है। और एरिया अंडर द कर्व का मतलब ये है कि हमें आइडिया हो जाता है कि इस रॉकेट की स्पीड में क्या वेरिएशन आ सकती है, या ये थोड़ी सी बढ़ सकती है या कम हो सकती है, तो हम फिर भी उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने एक टैंक को पानी से भर लिया है, तो अगर ये टैंक यहाँ पर है और इसमें बहुत पानी भरा हुआ है, तो अब अगर मैं ये वेल्व खोलता हूँ या बंद करता हूँ तो आप फिर भी एस्टिमेट कर सकते हैं इसका लेवल थोड़ा सा या नीचे आएगा या ऊपर जाएगा, तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और याद रखिए कि अगर ये टैंक आपके पास बहुत थोड़ा होगा, यानी आपके पास डेटा बहुत थोड़ा है, तो प्रिडिक्शन आपके लिए उतनी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इस वेल्व को खोलने और बंद करने से बहुत जल्दी चेंज आएगी। लेकिन अगर ये टैंक बहुत ज़्यादा भरा होगा तो चेंज बहुत कम होगी और आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इंटीग्रल्स को ही हम यूज़ करते हैं जब भी हम रॉकेट्स को अपनी स्पेस से चांद पर या मरीख पर भेजते हैं, क्योंकि हमारी ज़मीन जब रॉकेट को लॉन्च करती है तो हमारी ज़मीन यहाँ पर है और इस वक्त मार्स यहाँ पर है। लेकिन जब रॉकेट मार्स पर पहुंचेगा तो हमारी ज़मीन घूमकर यहाँ पर पहुंच चुकी होगी और मार्स यहाँ पर होगा। तो इस एस्टिमेशन को, फ्यूचर को एस्टिमेट करने के लिए हम इंटीग्रल्स का इस्तेमाल करते हैं। आप अब बहुत अमीर हो चुके हैं और आपने सोचा कि अब मैं एक और कंपनी खोलता हूं, और वो कंपनी होगी रोबोट्स को बनाने के लिए। ये रोबोट्स एरो को शूट करेंगे, निशानाबाजी में हिस्सा लेंगे। आपके रोबोट ने जब निशाने लगाए तो उसका एक निशाना भी सही नहीं हुआ,
अब आपने सोचा कि ये कैसे हो सकता है कि इस रोबोट के निशाने ठीक कराए जाएं। आपने अपने इंजीनियर को बताया तो उसने कहा कि हमें एरर मिनिमाइजेशन का टूल इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमें एरर को कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसको ज़ीरो करना पड़ेगा, मिनिमाइज करना पड़ेगा। और उसने ये टूल दोबारा आपके रोबोट के ब्रेन में डाल दिया है। क्या आप जानते हैं ये टूल क्या है? ये टूल भी इंटीग्रल है, और इंटीग्रेशन की वजह से जब आपने एरर को एक्यूमुलेट किया, उसको इंटीग्रेट किया और फिर उसको कम किया, तो आपके रोबोट ने निशाने सही लगाने शुरू कर दिए। एरर मिनिमाइजेशन एल्गोरिदम बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं टेक्नोलॉजी में और फ्यूचर में, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया है। फ्यूचर में मैं इस पर पूरी एक वीडियो बनाऊंगा। आप बहुत ज़्यादा अमीर हो चुके हैं, और अमीर होने की वजह यह है कि आपको मैथमेटिशियंस की कदर मालूम है। मेरी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों तक पहुंचाइए।